नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज दिवाली है तो इसीलिए सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के पहले अध्याय लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के बारे में। और इस अध्याय की यह दूसरी वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र के प्रमुख तत्वों का अध्ययन किया था। दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें और उससे आगे की कहानी का अध्ययन हम आज अपनी इस वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लोकतंत्र एक ऐसे शासन को कहा जाता है जहां जनता स्वयं अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों का चयन करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी किसी भी सरकार को हम लोकतंत्र का दर्जा दे सकते हैं जहां प्रतिनिधियों का चुनाव जनता ने किया हो। इसी आधार पर हम आज की अपनी इस वीडियो में लोकतंत्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे पहली विशेषता जो है वो यह है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथों में होते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं देश से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, उन निर्णयों को अंतिम रूप से लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। कोई भी ऐसी सरकार जिसे चुना तो गया है लोकतांत्रिक तरीके से, परंतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास नहीं होता, हम ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं मान सकते। पाकिस्तान के उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे दोस्तों कि ऐसा क्यों नहीं है। दोस्तों, 1999 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जो सेना के प्रमुख थे, उन्होंने चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया और स्वयं को प्रमुख कार्यकारी नियुक्त कर दिया। सन 2002 में उन्होंने एक जनमत संग्रह करवाया और उसमें अपने कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। जनमत संग्रह का मतलब होता है दोस्तों कि लोगों की राय जानने के लिए लोगों से वोटिंग करवाना, और इस प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने अपने कार्यकाल को सन 2002 में 5 वर्षों के लिए बढ़ा लिया। और उसी महीने अगस्त 2002 में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहा जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को, प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबलियों को भंग कर दिया गया और इस सारी की सारी जो ताकतें थी वो सेना प्रमुख के हाथों में संग्रहित कर दी गई। इसके बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए कुछ चुनाव कराए गए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी दिए गए, परंतु इन प्रतिनिधियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे उन्हें अंतिम निर्णय नहीं माना जाता था, बल्कि अंतिम निर्णय लेने की ताकत अभी भी सरकार, सेना के प्रमुख के पास थी, अर्थात जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम इस प्रकार चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक नहीं मान सकते जहां अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पास नहीं होता। वास्तव में ऐसी सरकार को हम लोकतांत्रिक मानते हैं जहां अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है, जैसा भारत में है। और दोस्तों, लोकतंत्र की एक अन्य विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। हम शासन को कहा जाता है जहां जनता स्वयं अपने, और जब तक उन लोगों को चुनने का मौका नहीं दिया जाता तब तक हम लोकतंत्र को सार्थक नहीं मान सकते। लोकतंत्र सार्थक तब बनता है जब जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और चुनाव करने के लिए यह आवश्यक होता है कि एक से अधिक पार्टियां या बहुदल चुनाव में हिस्सेदारी करें, अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारें। कोई भी एक देश जहां सिर्फ एक ही दल को बार बार चुनाव जिताया जाता है या एक ही दल की बार बार सरकार बनती है, ऐसे देश को हम स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक नहीं मान सकते। बल्कि लोकतांत्रिक मानने के लिए यह जरूरी है कि एक से अधिक पार्टियां हों, उन पार्टियों के अपने अलग अलग प्रतिनिधि चुनावों में उतरे और जनता उनमें से अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति को चुन सके जो उनके ऊपर शासन करने का काम करेगा। और इस तरीके का जो मुकाबला है वह स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। इसीलिए हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों को लोकतंत्र का आधार मानते हैं।
उदाहरण के लिए दोस्तों, हम चीन पर यदि दृष्टिपात करें तो चीन में लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी रही और सन 2002-3 में जो चुनाव कराए गए वहां केवल कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए छोटे मोटे दलों को ही चुनाव में हिस्सेदारी करने का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार हम जानते हैं कि जब एक ही दल चुनाव में उतरता है तो उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता, लोगों को चुनने का मौका नहीं मिलता, और जब चुनने का मौका नहीं मिलता तो सीधी सी बात है कि वही अकेला व्यक्ति, वही अकेला दल सरकार के लिए चुना जाएगा जो चुनाव में उतरा है, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी कोई भी नहीं है। ऐसी हालत में लोगों को चुनने का अधिकार नहीं मिल पाता है, इसीलिए इस प्रकार चुनी गई सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं मान सकते। इसी प्रकार दोस्तों, हम मैक्सिको पर दृष्टिपात करते हैं। मैक्सिको में लंबे समय से लोकतंत्र की परंपरा रही थी। वहां 1930 से ही हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जाते थे और इसके लिए जो बार बार जीत होती थी वह इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी की होती थी। चुनावों में इस पार्टी को जिताने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे। स्कूलों में मीटिंग की जाती थी जिसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता था और विद्यार्थियों को इसलिए फोर्स किया जाता था कि वे अपने माँ बाप को इसलिए तैयार करें कि वो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी को वोट दें। अगर वोट पड़ते थे तो वोट के समय ही बैलेट बॉक्स बदल दिए जाते थे और जो चुनावों के केंद्र थे उनको हाईजैक कर लिया जाता था। सारे हथकंडे अपनाकर इस इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी को ही जिताया जाता था। तो क्या इस प्रकार चुनी हुई सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार मान सकते हैं दोस्तों? नहीं। इसीलिए हम लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले को विशेष महत्व देते हैं, जो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। इसके अलावा लोकतंत्र की एक अन्य विशेषता है दोस्तों, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में लोग स्वयं अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों को चुनते हैं और ऐसे में वे लोग जो अपने देश के प्रतिनिधियों को चुनने का काम कर रहे हैं उनका रंग क्या है, रूप क्या है, जेंडर क्या है, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आदमी चाहे अमीर है या गरीब है, उनके वोट को समान महत्व दिया जाना चाहिए। यही लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। कोई भी ऐसी सरकार जो रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर लोगों के महत्व, वोट के महत्व को कम या ज्यादा करके आंकती है, इस प्रकार चुनी गई किसी भी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं मान सकते। इसीलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट को समान महत्व दिया जाए और सभी लोगों को एक वोट देने का अधिकार दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे सिर्फ एक वोट देना है और कोई व्यक्ति अमीर है तो उसे एक से ज्यादा वोट देने हैं, बल्कि सभी लोगों को एक समान वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और उनके वोट का महत्व भी एक ही हो। दोस्तों, लोकतंत्र की एक अन्य विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक बार जो प्रतिनिधि चुन लिया गया वह हमेशा हमेशा के लिए चुन लिया जाए, बल्कि लोकतंत्र में स्वयं लोग ही यह डिसाइड करते हैं कि अगला व्यक्ति कौन होगा जो उनके ऊपर शासन करेगा। इसीलिए अधिकांशतः लोकतंत्र में 5 वर्षों के कार्यकाल तय किया गया है चुनी हुई सरकारों के लिए। यदि कोई सरकार ऐसी होती है जो युगों युगों तक बनी हुई है और जनता चाहे उसके खिलाफ ही वोट क्यों ना करे लेकिन जीत वही दल रहा है, तो ऐसे सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं मान सकते। बल्कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए यह आवश्यक है कि यदि जनता चाहे किसी व्यक्ति के कार्य से खुश नहीं है तो 5 वर्ष के बाद जो अगले चुनाव करवाए जाएंगे उसमें जनता उस दल को हटा सके और हारने वाला दल एवं जीतने वाला दल जनता के इस फैसले को स्वीकार करे, क्योंकि यह जनता का अधिकार है। उदाहरण के लिए दोस्तों, हम देखते हैं कि 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे ने एक दल बनाया था जिसको जानु पीएफ कहा जाता था और जिम्बाब्वे में रंगभेद की राजनीति ज्यादा थी। इसीलिए 1980 में वहां जब रंगभेद की नीति का अंत हुआ और सरकार चुनी गई तो जानु पीएफ की जो पार्टी थी जिसको रॉबर्ट मुगाबे ने बनाया था उसको ही बार बार जीत मिलती थी और जीत मिलने के लिए सारे के सारे हथकंडे अपनाए जाते थे। बैलेट
पेपर को जब्त कर लिया जाता था, चुनावी केंद्रों को अपने राजनीति का हिस्सा बना दिया जाता था, यहाँ तक कि चुनाव के परिणाम भी बदल दिए जाते थे। तो ऐसी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं मान सकते जहां चुनावों में धांधली की जाती है, बल्कि हम ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार मानते हैं जहां जनता के निर्णय का सम्मान किया जाता है। यदि जनता किसी नए दल को, नई सरकार, व्यक्ति की सरकार को चुनना चाहती है तो जनता और जीतने वाला दल और हारने वाला दल इसको स्वीकार करे। 1952 में जो हिंदुस्तान में चुनाव हुआ था दोस्तों, वो पहली बार हुआ था और इसमें हारने वाले दल ने भी यह स्वीकार किया था कि भारत में जो चुनाव लड़ा गया है वह पूरी तरीके से फेयर है, क्योंकि इसमें हारने वाले लोगों ने भी अपनी हार को स्वीकार किया था और माना था कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं की गई है। तो दोस्तों, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों से संबंधित यह थी हमारी दूसरी वीडियो, जिसमें हमने लोकतंत्र की विशेषताओं का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार और आप सबको मेरी तरफ से और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।